बच्चों, इट हैज़ बीन 3 to 4 days सिंस यू स्टार्टेड दिस एक्टिविटी। तो अब 3-4 दिनों के बाद मुझे लगता है कि फंगस का ग्रोथ होना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि ये है भाई मॉनसून सीज़न। और मॉनसून सीज़न में जो भी कंडीशंस रहते हैं वो भाई बहुत ही अच्छे होते हैं फंगस के ग्रोथ के लिए। अभी तक आपको बहुत सारे चेंजेस भी दिखने शुरू हो गए होंगे। हो सकता है कि स्मेल में भी भाई चेंज आया होगा, हो सकता है अपीयरेंस में चेंज आया हो, आपको उस पर वाइट वाइट सुंदर सा रुई जैसा फंगस का ग्रोथ दिख रहा हो, या हो सकता है कि वो अब भाई ग्रीन कलर में ग्रे कलर में चेंज भी हो गया हो, या फिर और कुछ चेंजेस आपको दिख सकते हैं। हो सकता है टेक्सचर, बेटा टेक्सचर मतलब हाउ इट फील्स व्हेन यू टच दैट फूड आइटम, टेक्सचर में भी आपको कुछ चेंज पता चल रहा हो। तो देखिए यहाँ पर पूछा है दैट यू हैव टू स्टेट द रीजन फॉर दीज चेंजेस दैट यू आर सीइंग ऑन द surface of the food item that you have chosen to do the activity with। भाई ये सारे चेंजेस जो दिख रहे हैं आपको, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? You know the answer for these changes। बेटा the food item has started to get spoiled। जो भी आपने सामान लिया था एक्टिविटी करने के लिए, अब वो खराब होना शुरू हो चुका है, इसीलिए ये चेंजेस हमें दिखने के लिए मिल रहे हैं। और हो सकता है कि उस पे फंगस का ग्रोथ भी हो चुका हो। तो आपसे पूछ रहा है कि ये फंगस जो है ये ब्रेड पर आया कैसे? तो बच्चों मैं आपको उसी स्टेज से समझाना शुरू करती हूँ जिस स्टेज पे शायद आपका फूड आइटम अब तक पहुंच चुका होगा। शायद अब तक आपके फूड आइटम पे ये सुंदर सा दिखने वाला, स्नो जैसा दिखने वाला, वाइट रुई जैसा दिखने वाला फंगस का लेयर ग्रो कर चुका होगा। अगर तुम इसको कुछ दिनों तक ऐसे ही कंडीशंस में छोड़ दोगे तो शायद ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ग्रेइश ग्रीनिश ब्लैकिश कलर में। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि व्हाई दिस चेंज इन कलर। तो एज वी आर डिस्कस्ड इन आवर लाइव क्लास, बच्चों फंगस जब ग्रो करता है, ठीक है, तो आपको ब्रेड पे वो दिख रहा है कि वाइट 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 है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब फिर भाई वो रिप्रोड्यूस करना शुरू करेगा। रिप्रोड्यूस करने के लिए जैसे प्लांट्स में, बहुत सारे प्लांट्स में, सारे प्लांट्स में नहीं, बहुत सारे प्लांट्स में सीड्स बनते हैं, वैसे ही फंगस में स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो इसके टॉप पे फंगस का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके टॉप पे भाई एक और स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है जिसके अंदर स्पोर्स कैद रहते हैं। अब ये स्पोर्स के फॉर्मेशन की वजह से बेटा आपको उसका कलर जो है ग्रेइश या ग्रीनिश या ब्लैकिश दिखता है। सारे फंगस का स्पोर जो होता है वो जरूरी नहीं हो कि ग्रेइश या ग्रीनिश या ब्लैकिश हो, ठीक है, लेकिन ब्रेड पे जो उगेगा वो आप देखिएगा कि वो जरूर कुछ दिनों में चेंज हो जाएगा ग्रीन टाइप के कलर में, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन। अब होता क्या है कि बेटा ये स्ट्रक्चर तो बन गया, इसके अंदर स्पोर्स कैद है। तो जैसे हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि सीड को डिस्पर्स करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए भाई कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। तो फंगस का भाई स्पोर कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है? तो ये स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर जो है ये बर्स्ट करता है, और इसके बर्स्ट करने पर इसके अंदर जो स्पोर्स कैद थे बेटा, वो सराउंडिंग एयर में, आसपास के एयर में फैल जाते हैं, और वो अपना ट्रैवल करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, सैर सपाटे पर रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने ग्रोथ के लिए प्रॉपर कंडीशंस मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए मॉनसून का अभी सीजन है, मॉइस्चर भाई परफेक्ट है उसके ग्रोथ के लिए, टेम्परेचर भी उसके ग्रोथ के लिए परफेक्ट है, तो भाई इधर उधर से घूमता हुआ वो जैसे ही ब्रेड के सरफेस पे आया तो उसको ग्रोथ के लिए भाई बहुत सारी चीज़ें मिल गई एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। तो एक्चुअल में ये जो फंगस ग्रो किया, ये ग्रो किया हमारे सराउंडिंग एयर में जो स्पोर्स थे उसके
ग्रो करने पर। आप ही के पेपिया मैश आर्टिकल्स की तरह मेरे भी पेपिया मैश आर्टिकल्स में अच्छे खासे फंगस का ग्रोथ हो चुका है। तो भाई हम अपने फूड आइटम्स को इस फंगस के ग्रोथ की वजह से स्पॉइल होने से कैसे बचाकर रख सकते हैं। हो सकता है कि हम इसको बहुत ज़्यादा दिनों तक ना बचा सकें, लेकिन कुछ दिनों तक तो बचा ही सकते हैं। और बच्चों, डू कीप इट इन योर माइंड कि फूड स्पॉइलेज इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फंगल ग्रोथ। केवल फंगस के ग्रोथ की वजह से फूड का स्पॉइलेज नहीं होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से भी और भी कुछ रीजंस होते हैं, उनकी वजह से भी बेटा फूड आइटम्स जो होते हैं वो स्पॉइल कर जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब कुछ उन तरीकों को डिस्कस करें जिनको यूज़ करके हम लोग फूड आइटम्स को स्पॉइल होने से कुछ दिनों तक बचा सकते हैं। Now on page number 38, some commonly used methods to preserve some common food items are given. चलो इनको जरा हम डिस्कस करते हैं। पहला देखिए फूड आइटम है मिल्क। मिल्क को आप लोग अक्सर घर में देखे होंगे बच्चों कि हम लोग बॉईल किया करते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज पाश्चराइजेशन मेथड और हीट ट्रीटमेंट मेथड। नाउ हाउ डज बॉइलिंग हेल्प इन प्रिजर्विंग मिल्क? बेटा आपको पता है कि बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द स्पॉइलेज ऑफ द फूड। यही नहीं, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि आपस में रिएक्ट करते हैं और उसकी वजह से फूड जो है बेटा वो स्पॉइल हो जाता है। तो व्हेन यू बॉयल मिल्क और सम अदर लिक्विड, ठीक है, तो होता क्या है कि ये सारी चीजें जो है बेटा डीएक्टिवेट हो जाती है। उसके अंदर अगर कोई फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट है तो बेटा वो डीएक्टिवेट हो जाता है। कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो भी डीएक्टिवेट हो जाता है। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं बेटा वो भी जो है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं और आपस में रिएक्ट करके उसको स्पॉइल नहीं होने देंगे। इसीलिए आप लोग जो है जब भी घर में दूध आता है तो उसको बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद आप उसको फ्रिज में भी रख दिया करते हैं। सो इन पाश्चराइजेशन मेथड लिक्विड फूड सब्सटेंसेस जो होते हैं, स्पेशली मिल्क जो होता है, उसको पहले तो बॉईल किया जाता है और उसके बाद इमीडिएटली इट इज कूल्ड डाउन टू वेरी लो टेम्परेचर। क्योंकि पहले तो हमने हीट पे क्या किया कि सारी चीजों को डीएक्टिवेट कर दिया। अब जब उसको हम ठंडे टेम्परेचर पर प्रिजर्व करके रखे रहेंगे तो आपको पता है कि उतने ठंडे टेम्परेचर पे भाई फिर से माइक्रोब्स वगैरह ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए पहले बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद उसको तुरंत जो है काफी कूल टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। तो भाई कम से कम 2-3 दिन तक तो मिल्क चल ही सकता है। आप अगर पैकेट वाला दूध लेते होंगे तो आप जरा पैकेट को चेक करना, पीछे में या आगे में कहीं पर लिखा जरूर होगा कि पाश्चराइज्ड मिल्क, ठीक है। तो दैट मिल्क इज ऑलरेडी बॉइल्ड एंड कूल्ड। तो अगर आप उसको कूल टेम्परेचर पे आप उसको कंटिन्यूअसली रखे रहते हो तो वो कुछ दिनों तक प्रिजर्व्ड रहेगा। तो आप चाहो अगर तो जैसा कि उस पैकेट में लिखता है, अगर उस पे आप रिलाई करते हैं तो भाई आप उसको आराम से पैकेट काट सकते हैं और दूध पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अगर आपको ठंडे दूध पीने में कोई एतराज नहीं है तो, ठीक है। चलिए आगे लिखा है बेटा कुक्ड राइस। कुक्ड राइस को आप बहुत सारे घरों में देखे होंगे कि इसको क्या किया जाता है कि अगर फ्रिज वगैरह नहीं है तो इट इज पुट इन अ बोल एंड दैट बोल इज पुट इन अ कंटेनर विद सम वाटर। एक पतीला लिया जाता है, बड़ा बर्तन लिया जाता है, उसमें पानी रख दिया जाता है और उसमें फिर चावल को डाल करके रख देते हैं, ठीक है। चावल डायरेक्टली जो है वो पानी के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे दूध को ठंडा किया जाता है ना, क्या करते हैं, ग्लास में दूध रहता है, उसको फिर दूसरे पतीले में रख लेते हैं जिसमें कि थोड़ा पानी रहता है और उसको अगर हम चलाते जाते हैं तो सारी गर्मी जो है दूध की वो निकल करके वो पानी में एब्जॉर्ब होते जाती है और हमारा दूध ठंडा हो जाता है। तो उसी तरह से बेटा कुक्ड राइस को भी आप एक बर्तन में रख लो, ठीक है, और उससे बड़े बर्तन में पानी ले लो थोड़ा सा और उसमें उसको रख दो। तब फिर देखोगे कि थोड़े समय तक वो प्रिजर्व्ड रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो बेटा टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देता है, ठीक है, उसको थोड़ा ठंडा रखने में मदद करता है और
ज़्यादातर माइक्रोब्स जो होते हैं ना, उनको वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। तो अगर आप वार्म टेम्परेचर अवॉइड करोगे तो आप किसी भी फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हो थोड़े लंबे समय तक। वही काम हम यहाँ पर करते हैं। फिर देखिए ग्रीन कोरिएंडर, धनिया। धनिया भाई अच्छे से खेत से तोड़ के लाए, सब्जी मंडी से लाए और उसको बाहर रखते हो। फिर देखते हो कि अरे कुछ दिन में वो या तो सड़ जाता है अगर बहुत गीला रहा हो, या तो फिर देखोगे कि वो सूख जाता है बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको डैम्प मतलब हल्का गीला, ठीक है, वेट नहीं भाई, वेट मतलब हो जाएगा अच्छा खासा गीला। डैम्प क्लॉथ में हम लोग उसको रैप करके रख सकते हैं। लेकिन कई बार देखोगे कि सब्जी मंडी से जो लाते हो ना, उस पर इतना पानी रहता है, इतना पानी रहता है, एंड समटाइम्स दैट वाटर इज इटसेल्फ नॉट वेरी क्लीन, जिसकी वजह से वो धनिया जो है खराब हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे फ्रिज में नहीं रखना है तो मैं उसको पहले अच्छे से थोड़ा सा धो लेती हूँ और उसका जो रूट रहता है ना, उसको भी मैं काट के हटा देती हूँ और उसको थोड़ा फैला लेती हूँ अच्छे से, ठीक है, किसी टॉवल पे या फिर हम किसी कॉटन क्लॉथ पे उसको रख करके थोड़ा फैला देते हैं और वो थोड़ी देर में जो है उसका एक्सेस वाटर जो है बेटा वो सूख जाता है। उसके बाद जो है हम उसको बिल्कुल हल्के गीले कपड़े में रैप करके रख देते हैं, नहीं तो हम भाई उसको फ्रिज में डाल देते हैं तो वो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहता है, ठीक है। ज्यादा पानी भी हो गया भाई तो वो तुरंत सड़ जाएगा, कम पानी है तो वो पूरा सूख जाएगा। तो सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। फिर है बेटा अनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, आलू, इन सारी चीजों को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बेस्ट मेथड है इनको प्रिजर्व करने का कि आप चुपचाप इनको थोड़ा फैला करके सूखी हुई जगह पर रख दें। एक के ऊपर एक इतना सारा आलू रख दोगे तो बेटा वो आपस में ही हीट से जो है ना वो धीरे धीरे स्पॉइल हो जाएगा, सड़ना शुरू कर देगा। लेकिन आप अगर उसको आलू को, प्याज को, लहसुन को थोड़ा फैला करके रखोगे तो देखोगे कि वो काफी दिनों तक चलता है। इनफैक्ट मेरे गांव में तो बेटा एक बार आलू की खेती होती थी और उसको जो है गांव में जो मेरा कमरा रहता था उसमें मुझे गुस्सा आता था। मैं कहती थी हमेशा मुझे आलू वाले कमरे में डाल देते हो। तो मेरे बिस्तर के नीचे जो है आलू, वो मिट्टी का एक घर था तो काफी ठंडा ऐसे ही रहता था। उसको नीचे में बेटा बोरे पर जो है आलू को फैला करके रख दिया जाता था मेरे बिस्तर के नीचे। उस पर मैं बहुत नाराज होती थी तो जमीन पर उसको अच्छे से फैला करके रख देते थे। तो वो बेटा क्या रहता था कि वो लगभग ना बेटा 8-10 महीने तक उस आलू को कुछ नहीं होता था। आज हम लोग ममड़ी टंडर बना करके मैंगो को प्रिजर्व करने का एक तरीका सीखते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर कहानी दी हुई है एक चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के बारे में। क्या लिखा है कि चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू जो है दोनों अत्रेयपुरम में रहते हैं। अब ये अत्रेयपुरम कहाँ है ये आप मुझे बताओगे, और न केवल बताओगे बल्कि यू विल लोकेट दिस टाउन ऑन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है। हो सकता है कि ये आंध्र प्रदेश में हो सकता है कि ये तेलंगाना में हो, बिकॉज व्हेन दिस बुक वाज पब्लिश्ड उस समय तक शायद तेलंगाना बना हुआ नहीं था, क्योंकि आपने 4th क्लास में भी देखा था बच्चों कि पोचमपल्ली जो हम लोग पढ़ रहे थे वो उसमें बताया गया था कि आंध्र प्रदेश में, लेकिन अभी के मुताबिक दैट इज इन तेलंगाना स्टेट। तो आप मुझे मैप में लोकेट करके बताओगे कि चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू का अत्रेयपुरम कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो भाई गर्मियों की छुट्टी ये दोनों भाई जो है वो मैंगो के गार्डन में खेल खेल करके बिताया करते हैं। बड़ा मजा आता है। आप लोगों को पढ़ाते हुए मुझे भी अपना गांव याद आ रहा है। मैं भी गर्मियों की छुट्टियों में जब वहां जाती थी तो वहां पर ऐसी आम का बगीचा होता था और हम लोग पूरा जो है उसकी डालियों पर झूला करते थे और कच्चे आम को तोड़ करके ही खा जाया करते थे। फिर कभी कभी पिटाई भी पड़ती थी कि इतना कच्चा आम क्यों खा रहे हो, आम को पकने तो दो थोड़ा। तो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू को भी अनराइप मैंगोज यानी कि कच्चे आम खाना बहुत ही पसंद है। वो उसे पीसेस में काट करके स्प्रिंकल करते हैं सॉल्ट और चिली पाउडर को नमक मिर्च छिड़क करके और बड़ा आनंद लेते हुए खाते हैं। घर पर भी उनकी माँ जो है
अनराइप मैंगोज को अलग अलग तरीके से कुक करती हैं। वो उससे बहुत तरह के अचार बनाया करती हैं और तुमको पता है अचार बना करके उसे साल भर से ज्यादा समय के लिए भी रखा जा सकता है। तो भाई जिसके पास अन्वेषा जैसा आम का पेड़ नहीं हो जो कि सालों भर आपको आम देता रहे, तो भाई आम का मजा हमेशा उठाने के लिए आप कच्चे आम का अचार बना करके रख सकते हैं। नेक्स्ट सीजन आने तक, नेक्स्ट गर्मी आने तक ये आम का अचार अगर आपने उसको अच्छे से रखा तो बिल्कुल चल जाएगा, इनफैक्ट उससे ज्यादा चल जाएगा। तो आप सभी जो हैं मुझे ओरली जरूर बताएंगे कि आपके घर में कच्चे आम का क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उसको कुक किया जाता है। शुरुआत मैं अपने से करती हूँ, भाई मैं भी थोड़ा सा होमवर्क कर लेती हूँ। देखिए मेरे घर में जो है एक तो भाई कच्चे आम को जो है ऐसे ही खाया जाता है, काट करके उसमें नमक लगा करके। मिर्ची भाई हम लोग नहीं खाते। और फिर क्या करते हैं कि कच्चे आम को ग्रेट करके या छोटे छोटे पीसेस में काट करके खट मिट्ठी हम लोग बनाते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है। नाम देखो क्या है, खट मिट्ठी। सो इट इज सावर एज वेल एज स्वीट। तो आपको तो पता है कच्चा आम खुद ही खट्टा होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, चीनी में या गुड़ में कुक कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं, कुछ स्पाइसेस मन किया तो वो भी डाल दिए, और भाई टेस्टी खटमिट्ठी बन करके तैयार हो जाती है। एंड इवन दिस खटमिट्ठी कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर मेनी मंथ्स। इसको भी बेटा बहुत महीनों तक आप इसको रख सकते हो अगर अच्छे से केयर किया आपने तो। ठीक है, तो देखिए कच्चे आम का मैं मजा कितने महीनों तक ले सकती हूँ। और फिर बेटा एक आम पन्ना भी बनता है। आम पन्ना कैसे बनता है पता है? किसी को पता है तो बताना, मैं बस शॉर्ट में बताती हूँ। कच्चे आम को जो है भाई वो पानी में उबाल करके और आम पन्ना बनता है। और जब लू का सीजन होता है ना गर्मी में, उस समय बोला जाता है कि इसे थोड़ा जरूर पीना चाहिए क्योंकि आपको ये लू लगने से बचाता है। और कच्चे आम का भाई अचार भी बनता है। तो ढेर सारा अचार अलग अलग तरीके से बना करके उसको रखा जा सकता है। मैं जो हूँ कच्चे आम को फ्रेशली चटनी में भी यूज कर लेती हूँ, या फिर मैं क्या करती हूँ दाल में, सांभर में, किसी किसी फूड डिश में जो कि मुझे खटास चाहिए होती है तो उसमें मैं कच्चे आम को डाल दिया करती हूँ। कभी कभी हम लोग इसको पतले पतले पीसेस में काट करके और अच्छे से बिल्कुल धूप में पूरा सुखा करके और फिर उसको ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं, और फिर हमें आमचूर मिल जाता है। देखो नाम क्या है, आम चूर। आम को चूर कर दिया, ग्राइंड कर दिया, सुखा करके आप जो है उसको ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना करके रख सकते हैं। और वो आमचूर पाउडर भी बेटा बहुत महीनों तक चलेगा अगर आप उसको एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से रखते हैं तो देखिए कितने सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं अनराइप मैंगोज के। और इनका लुफ्त भी जो है वो आम का सीजन खत्म होने के बाद तक भी उठाया जा सकता है। ठीक है, तो एक शाम को चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू जब खाना खा रहे थे तो उन्होंने माँ को बोला, अम्मा। अब देखो साउथ में ये अम्मा बोलते हैं माँ को। हमारे आम के बगीचे में इतने सारे आम हैं, थोड़ा सा ममड़ी तंड्र बना दो ना मम्मा। ठीक है बेटा, साउथ में आम के पापड़ को ममड़ी तंड्र कहते हैं। तो उसके पापा कहते हैं, ओह ममड़ी तंड्रा बनाने में 4 वीक्स का वक्त लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। अगर तुम लोग को खाना है तो प्रॉमिस करो कि हर दिन तुम लोग हमारी मदद करोगे ममड़ी तंड्र बनाने में। अब बच्चों को खाना था, तुरंत मान गए, हाँ हाँ हम लोग हेल्प करेंगे, आप लोग बनाओ तो। ठीक है, अगले ही दिन दोनों बच्चे अपने पापा के साथ मार्केट जाते हैं और ममड़ी तंड्र बनाने के लिए कुछ चीजें खरीद कर लाते हैं। क्या क्या है ये? तो भाई ये एक मैट लाते हैं। और ये मैट कैसा था? ये पाम ट्री के पत्तों से बुना हुआ मैट था। देखो बेटा, जो लोकली अवेलेबल चीजें हैं ना उसी को इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहले जाते हैं और मार्केट से पाम ट्री के लीव से बना हुआ मैट खरीद के लाते हैं। मैट का क्या इस्तेमाल करेंगे ये हमें आगे पता चलेगा। और बेटा कैशुआरिना ट्री होता है, तो कैशुआरिना ट्री जो है ये साउथ में बहुत मिलता है। उसके जो पोल्स होते हैं, पोल मतलब बेटा उसका थिक स्टेम जो होता है बीच का, ठीक है, खंबा जैसा उसका जो बीच का तना होता है,
उसको भी वो लाते हैं। और स्ट्रिंग, रस्सी लाते हैं, जो किस चीज की बनी है? कोकोनट हस्क, कोकोनट का जो भूसा होता है। कोकोनट में भूसा कहाँ से आया भाई? तो बच्चों, कोकोनट में आप जानते हो कि जब वो ट्री पर लगा हुआ रहता है तो वो ऊपर से देखोगे या उसको वैसे ही तोड़ के ले आओगे तो वो ग्रीन ग्रीन पूरा रहता है। उस ग्रीन कवर को जब आप हटाते हो, लेयर को जब आप हटाते हो, तो उसके अंदर बेटा आपको फाइबर्स मिलते हैं, कोकोनट फाइबर्स, जिसको हम लोग कोकोनट हस्क कहते हैं। ब्राउन कलर का रहता है, भूसा जैसा, ठीक है, वही है कोकोनट हस्क। आपको पता है उस कोकोनट हस्क से बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर कोकोनट हस्क से बना हुआ रस्सी जो है वो लोग उठा करके लाते हैं। थोड़ा सा गुड़, जैगरी और थोड़ी सी चीनी भी वो लोग लाते हैं। अब करेंगे क्या ये इस चीज का? तो देखिए, अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। भाई इनके पीछे, घर के पीछे में जहां पर अच्छी खासी धूप आती हो, ऐसी जगह को अम्मा ने सेलेक्ट किया। दोनों भाई जो है वो एक हाई प्लेटफॉर्म बनाते हैं कैशवारिना ट्री के पोल्स को यूज करके, जैसा कि आप अभी इस पिक्चर में देख रहे हो। भाई ये देखिए, ये जो पोल्स आपको दिख रहे हैं, खंबे जो दिख रहे हैं, ये कैशवारिना ट्री के। तो इसको ऐसे स्ट्रिंग से बांधा, जो कि कोकोनट हस्क से बंधा था, ठीक है, और उन्होंने बांध करके ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया। एक इस तरफ भी है और एक भाई इस तरफ, जो पिक्चर में नहीं दिख रहा है, इधर भी होगा, ठीक है। और क्या किया, उससे ये मैट जो है बांध दिया, ठीक है। ये मैट किस चीज का बना हुआ है? पाम ट्री के पत्तों से, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। हाँ जी, आगे लिखा है कि नेक्स्ट डे अप्पा, अप्पा मतलब उनके फादर, चोज द मोस्ट राइप मैंगोज। उनके फादर जो है एकदम पके हुए आम जो है उनको चुन करके लाते हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं थोड़ा कच्चा वाला मैंगो चुनती हूँ, क्योंकि मुझे वो खट्टा वाला जो मीठा होता है ना, वो बहुत पसंद होता है। लेकिन जनरली जब आम पापड़ बनता है तो लोग बिल्कुल पके हुए आम से उसको बनाया करते हैं। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। आम का जो गूदा होता है, पल्प होता है, उसको भाई वो एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। उसके बाद दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लोथ। बेटा मसलिन क्लोथ मलमल का कपड़ा होता है, जो कि एकदम पतला सा होता है, ठीक है। उससे उसको उन्होंने मैंगो पल्प को छान लिया। क्यों छान लिया? क्योंकि मैंगो जब आप खाते हो तो कई सारे मैंगो की वैरायटी में बेटा बहुत रेशे होते हैं, और कुछ लोगों को ना खाने में वो रेशा अच्छा नहीं लगता है, कि दांतों में फंस जाता है। तो इसीलिए उन्होंने उसको मसलिन क्लॉथ में छान करके और उन रेशे को हटा दिया, फाइबर्स को हटा दिया, ठीक है। फिर चिट्टे बाबू जो है वो क्या करते हैं, ही क्रश द जैगरी। वो भाई गुड़ को बिल्कुल अच्छे से क्रश कर लेते हैं, जब तक कि उसमें कोई लम्प्स नहीं बचता। लम्प्स मतलब गुठलियां, यानी बिल्कुल अच्छे से एकदम उसका चूरा कर लिया। फिर उसमें जैगरी, गुड़ और शुगर, चीनी बराबर बराबर अमाउंट में डालते हैं, ओके। और फिर क्या करते हैं, बड़े से स्पून से वो इस चीनी और गुड़ को अच्छे से उस पल्प में मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करती हैं अम्मा, ये जो पल्प था ना, इसके एकदम पतले से लेयर को उस मैट पर स्प्रेड करती हैं, ठीक है। इवनली एकदम ऐसे करके स्प्रेड कर देती है एकदम पतले से लेयर को, और इस पतले लेयर को धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे में अगर बाई चांस बारिश हो गई तब फिर बेटा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बारिश मतलब मॉइस्चर, जहाँ पर फट से फंगस का ग्रोथ हो जाता है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बेटा एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फूड जल्दी स्पॉइल करता है। तो लकी थे ये कि आराम से दिन भर उन्होंने धूप में छोड़ दिया और वो सूख गया, ठीक है। अभी भी पूरा नहीं सूखा है, उसको सूखने के लिए और टाइम चाहिए। तो शाम के वक्त उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर एक साफ कपड़ा जो है पतला सा, उसको डाल दिया, ताकि भाई उस पर कोई भी
मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, डस्ट वगैरह आकर के न बैठे। अगले दिन फिर से उन्होंने वैसे ही मैंगो पल्प को निकाला, उसमें चीनी गुड़ को मिलाया और जो पहले से लेयर सूखने के लिए डला हुआ था, जो कि थोड़ा सूख भी चुका था, उसके ऊपर एक पतला लेयर फिर से डाला। ठीक है, और ये काम दोनों बाबू लोग को दिया गया था, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू को। तो भाई ये लोग जो है ना, दोनों मिल करके बहुत सारे लेयर जो है एक एक दिन करके डालते गए और भाई होप करते रहे कि प्लीज बारिश मत होना, नहीं तो मेरा टिन क्या है, ये पापड़ जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हफ्ते तक वो एक लेयर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा, ऐसा करके डालते गए जब तक कि वो करीब 4 सेंटीमीटर थिक ना हो गया हो। ठीक है, 4 सेंटीमीटर कितना होता है ये आप लोग स्केल पे देख सकते हो। मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे सेंटीमीटर मीटर कैसे नापना होता है। ठीक है, तो स्केल पे 4 सेंटीमीटर देखोगे, 1 सेंटीमीटर करीब मेरी उंगली पर, हो सकता है वीडियो में आपको उतने अच्छे से पता ना चले, इतना होता है। ठीक है, इसका 4 टाइम्स, ये हो गया बेटा 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक जहाँ पर मैं अपना थंब रखी हुई हूँ बेटा, यहाँ तक आपका करीब करीब 4 सेंटीमीटर होगा। दिस इज नॉट एग्जैक्ट बिकॉज आई हैव नॉट मेजर्ड इट, तो आप स्केल पे जो है मेजर कर लेना। ठीक है, और ये भी कोई उतना मेजर कर करके स्केल से नहीं बनाते हैं, एक अंदाज से उन्होंने देख लिया कि हाँ भाई करीब करीब इतना मोटा जो लेयर है वो बन चुका है, तब फिर उन्होंने उसके ऊपर लेयर डालना छोड़ दिया। अब उसे वो आराम से सूखने देते थे और फिर कुछ दिनों के बाद मम्मा कहती हैं उनकी कि ममड़ी टंडर इज रेडी, अब तुम लोग जो है इसको निकालो और कल जो है इसको छोटे छोटे पीसेस में तुम लोग काटोगे। तो नेक्स्ट डे जो है बच्चे लोग को तो खाने के लिए बेचारी 1 महीना से इंतजार कर रहे थे। बस मैट को उन्होंने जल्दी जल्दी रस्सी खोल करके उतारा और फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। उसके बाद तो भाई आम पापड़ का मजा लूटने लग गए। तब फिर चिन्ना बाबू कहता है कि अरे यार कितना टेस्टी लग रहा है, आखिर हम लोगों ने भी तो बहुत मेहनत की है इसे बनाने में। ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के यहाँ आम पापड़ बनता होगा। किसी और तरीके से भी बनता है क्या? तो बनता है तो बताना। जैसे मैं बताती हूँ, मुझे भाई जल्दी थोड़ा सा बनाना होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं चुपचाप जो है, मैं तो आपको बताया कि मैं थोड़े कच्चे वाले आम लेती हूँ क्योंकि मुझे खट्टा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको लेती हूँ, उसको मिक्सी में मैं छोटे छोटे पीसेस में काट करके और उसके बाद ग्राइंड कर लेती हूँ अलॉन्ग विथ शुगर। ठीक है, चीनी डालो, गुड़ डालो या दोनों डालो, जितना मन उतना डालो। उसको डाल करके मैं पीस लेती हूँ और उसके बाद बेटा थोड़ी देर तक आई कुक इट, मैं उसको पका लिया करती हूँ ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। ठीक है, और उसका जो मॉइस्चर है वो काफ़ी हद तक इवेपोरेट कर जाए। उसके बाद में क्या करती हूँ, मैं लेयर वेयर कुछ नहीं बनाती हूँ, इतनी मेहनत मैं करने वाली हूँ नहीं, तुम लोग तो जानते ही हो। मैं चुपचाप जो है थोड़ा पतला, 4 सेंटीमीटर तो नहीं, ठीक है, मैं करीब करीब 1 सेंटीमीटर का जो लेयर है, एक ही लेयर, वो फैला करके अच्छे से डाल देती हूँ किसी प्लास्टिक शीट पर घी लगा करके। ठीक है, या फिर किसी अगर मेटल का प्लेट वगैरह लेते हो तो उस पर अच्छे से घी लगा करके या फिर ऑयल लगा करके आप उस पर एक थिन लेयर स्प्रेड कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद आई लीव इट टू ड्राई इन द सन, तो वो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता है, उसमें लेयर्स वगैरह नहीं रहते हैं। लेयर वाला खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन मैं बिना लेयर वाला बनाती हूँ, वो भी अच्छा ही लगता है। तो आप लोग बताओ, तो अगर आप लोगों के यहाँ आम पापड़ बनता है तो कैसे बनता है, या कोई और पापड़ भी बनता है? पापड़ तो बहुत तरह का होता है, तो आप लोग बताना। ओके।